नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEDSV 101 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा नैतिकता के आयाम। देखो, जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट 1 चल रही है, और आप सभी को पता है यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर हैं, और आज हम यूनिट नंबर 1 के तीसरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आशा है वो दोनों ही चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और जो भी आपके डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज के चैप्टर में हम सबसे पहले चीज़ जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो नैतिक रूप से शिक्षित है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि हम किसे कह सकते हैं कि कौन बंदा नैतिक रूप से शिक्षित है। तो एक शिक्षित व्यक्ति और एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति में हम अंतर जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा वो ये बनेगा, नैतिकता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए, या नैतिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताओ। तो नैतिकता का पहला पहलू होगा देखभाल, दूसरा होगा आंकना, तीसरा होगा नैतिकता और न्याय, और चौथा होगा कार्य। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, ये किताब बड़ी ज़बरदस्त है, और इस किताब को पढ़ने के बाद ना आप अपने आप को भी ना धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे अंदर भी बदलाव हो रहा है। ठीक है भाई। तो देखो, चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना यही बता रही है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। वास्तव में जो चैप्टर की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, जहाँ से इस चैप्टर का पहला प्रश्न बनता है कि एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना कुछ पहले छोटी छोटी हेडिंग बना रखी हैं ताकि मैं यहाँ से आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो पहले यहाँ से आसान तरीके से समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर पैराग्राफ पे देखते हैं कि किताब क्या कह रही है। तो देखो, जब आप एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति की बात करोगे तो एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति वो होगा जिसके अंदर नैतिक चेतना हो। अब ये नैतिक चेतना क्या होती है ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, बट एक बार थोड़ा सा यहाँ मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। चेतना का मतलब होता है सोचने विचारना, अपने अंतर मन से ज्ञान की प्राप्ति करना। तो मान लो कोई सिचुएशन आ गई है, अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें आपको तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना है, तो आपके अंतर मन आपका क्या कह रहा है, ये चीज़ नैतिक चेतना कहलाती है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक चेतना ना हो तो हम कभी भी उसे नैतिक रूप से शिक्षित नहीं कह सकते। यानी कि शिक्षा के अंदर पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि व्यक्ति को कम से कम ये पता होना चाहिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता कि वो कार्य गलत है या वो कार्य सही है, तो मैं कभी भी नैतिक रूप से शिक्षित हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो अंतर मन है, अगर वो ये चीज़ को ही ना भाप पाए कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, तो हम कभी भी नैतिक रूप से शिक्षित नहीं हो सकते। तो नैतिक रूप से शिक्षित होने के लिए पहली क्वालिटी कौन सी है? तो पहली क्वालिटी ये है कि व्यक्ति के अंदर नैतिक चेतना होनी चाहिए। उसे ये पता होनी चाहिए उसके कौन से कार्य सही हैं, कौन से कार्य गलत हैं, उसके कौन से निर्णय सही हैं, कौन से निर्णय गलत हैं, समाज में उसकी कौन सी छवि सही है, कौन सी छवि गलत है। तो यही चीज़ नैतिक चेतना कहलाती है, और नैतिक चेतना का संबंध अंतर मन से होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति है उसे ये पता होता है कि हर मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो नैतिक कार्य हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति सबसे पहले ना उस सिचुएशन को पकड़ता है, परिस्थितियों को पकड़ता है, और फिर परिस्थितियों के हिसाब से आचरण करता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। मान लो किसी व्यक्ति का मूल्य है कि उसे हमेशा सत्य बोलना है, तो सत्य बोलना तो एक नैतिक कार्य है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को पता है उसका मरीज बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में अगर अपने मरीज को तुरंत के तुरंत सच बोल देता है तो हो सकता है मरीज तुरंत मर जाए। तो ऐसे में डॉक्टर का कर्तव्य ये है कि वो अपने मरीज से झूठ बोले और ये कहे कि हाँ, आप जल्द से जल्द सही हो जाएंगे, आप आराम कीजिए और अपने जीवन को जिए। तो एक नैतिक कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हमेशा ध्यान रखना। नैतिक कार्य की परिभाषा नहीं है, अगर आप ये सोचोगे सत्य बोलना नैतिक कार्य नहीं, सत्य बोलना एक मूल्य तो हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से मूल्य बदलते हैं। किसी की हत्या करना कभी भी नैतिक कार्य नहीं है, लेकिन देश का सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सामने हत्या कर देता है दूसरे सैनिकों की, तो ये नैतिक कार्य की श्रेणी में आएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अनैतिक हो जाएगा। तो नैतिक कार्य सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो वो व्यक्ति जो सिचुएशन को बहुत जल्दी भांप लेता है, सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लेता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है, हम कहेंगे वो बंदा नैतिक रूप से शिक्षित है। तो नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के अंदर पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर नैतिक चेतना होनी चाहिए। जो उसके एक्ट है उसे पता होना चाहिए कब सही है कब गलत है। दूसरा, सिचुएशन को भाप ले। तीसरी चीज जो होनी चाहिए नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के अंदर, वो होना चाहिए तथ्यात्मक ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक को बोलते हैं फैक्चुअल, फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए।
लेकिन फैक्ट की नॉलेज के साथ साथ उसे अपनी इमोशंस पर भी कंट्रोल होना चाहिए और परिस्थितियों को समझने की योग्यता भी होनी चाहिए। मान लो किसी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स के ज्ञान, बहुत ज़्यादा फैक्ट के ज्ञान है, जिस चीज़ में भी है वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, बट वो उसके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, परिस्थितियों को नहीं समझ पाता, तो ये मान के चलो वो बंदा कभी भी एक एथिकल रूप से एजुकेटेड पर्सन नहीं होगा, यानी कि नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा। तो जो एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति होगा उसके अंदर तथ्यात्मक ज्ञान होने चाहिए, लेकिन सिचुएशन को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल डॉक्टर वाला यहाँ पर भी लग जाएगा। एक डॉक्टर को सारे फैक्चुअल ज्ञान है कि मेरे मरीज में ये सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन उसे ये पता है कि सिचुएशन इसके अनुकूल नहीं है कि सारे फैक्ट उसको अपने मरीज को बता दूँ, तो इसलिए वो उससे छुपा ले। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो बंदा नैतिक रूप से शिक्षित है। तो एक नैतिक रूप से शिक्षित बनने में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? नैतिक चेतना होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? परिस्थितियों के बारे में वो सही से समझ पाए। तीसरी बात फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए और भावनाओं पर कंट्रोल करना आता होना चाहिए। चौथी बात यह है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से कुशल हो। अब सामाजिक कौशल क्या होते हैं? अब सामाजिक कौशल ये होते हैं, देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब ऐसे में मनुष्य को सामाजिकता का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे एक जो नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति होता है वो दूसरों की भावनाओं को उसके ज्ञान होता है, दूसरे की इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाता है, दूसरों के ना शरीर की हरकतों से समझ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति है, उसके पास सामाजिक कौशल भी होता है, समाज को समझने की क्षमता भी होती है और फिर उसी हिसाब से अपने कार्य करता है। तो अब अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है, तो आप ये 4 हेडिंग बनाएंगे और इन चारों हेडिंग में 5-5 6-6 लाइनें लिख देंगे और आपके नंबर हो जाएंगे पूरे। अब यही चीज़ आपका पैराग्राफ बताएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ में मैं समझा देता हूँ आपको ताकि ये लगे आपकी किताब से भी हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो किताब में जब आप पढ़ोगे तो जो पहला पैराग्राफ है ये तो हमें यही बताएगा कुल मिलाकर कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने पिछली इकाई में पढ़ा था कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षित होने की अनिवार्य शर्त क्या होती है, कोहलबर्ग ने क्या कहा था। तो ये तमाम चीज़ें आप पिछले चैप्टर को वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। वास्तव में यहाँ से चीज़ें ये शुरू होती हैं कि एक नैतिक रूप से जो शिक्षित व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के अंदर परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए, यानी कि स्थितियों की समझ होनी चाहिए। अगर कोई बंदा स्थिति के हिसाब से अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है तो हम कहेंगे वो नैतिक रूप से शिक्षित नहीं है। यानी कोई बंदा सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सिचुएशन के हिसाब से अपने एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम ये कहेंगे वो उस बंदे के अंदर नैतिकता की कमी है। अगर कोई बंदा परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चल पा रहा है तो। लेकिन अगर परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति निर्णय ले रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता कूट कूट कर भरी है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज में से सच बोलता है, ये नैतिकता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सच बोले, ये चीज़ें शायद नैतिक हो और शायद ना भी हों। कि अगर मरीज डॉक्टर को पता है कि मरीज ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज मुश्किल है और ऐसे में अगर डॉक्टर सच बोल दे तो उसका कार्य नैतिक नहीं होगा, ऐसे में उसे झूठ बोलना पड़ेगा और वो झूठ भी उसकी नैतिकता होगी। तो एक नैतिक व्यक्ति की होने के लिए पहली शर्त क्या हो गई कि उसे परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए और परिस्थितियों के हिसाब से ही उसका कार्य नैतिक और अनैतिकता की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? दूसरी बात ये कह रहा है नैतिक रूप से जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके अंदर सकारात्मक चरित्र होता है, यानी कि उसका जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके पास फैक्चुअल नॉलेज होती है, यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान होता है। अगर किसी के पास तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है तो हम ये कहेंगे शायद वो ना अनैतिक व्यक्ति है। लेकिन तथ्यात्मक ज्ञान को भी किसी के सामने प्रस्तुत अगर हमें करना है तो उसमें क्या होगा, हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और वही वाली एक बात है कि डॉक्टर अगर किसी मरीज से कह दे वो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो घातक है, मर जाएगा, तो ऐसे में सत्य बोलने के परिणाम बहुत विनाशकारी हैं। तो ऐसे में सच छुपाना ही बेहतर होगा। तो अगर कोई डॉक्टर सच को छुपा ले रहा है तो हम ये कहेंगे उसके पास तथ्यात्मक नॉलेज भी है और साथ ही साथ वो उसके पास एथिकल नॉलेज भी है और वही बंदा नैतिक रूप से शिक्षित है। तीसरी बात यह है कि बंदे के अंदर सामाजिक कुशलता होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अगर समाज में हमें किसी से जुड़ना है तो कैसे जुड़े हम। तो नैतिक रूप से जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके अंदर संवाद के कौशल होते हैं, यानी कि बातचीत करने के तरीके होते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने का ज्ञान होता है। और ये बात पॉलिटिशियन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अंदर बंदों की ना भावनाओं को समझने का ज्ञान है। तो इसीलिए वो जिस भी स्टेट में जाएंगे कभी भाषण देने, आप देखना उसी स्टेट के लोगों के हिसाब से अपनी पोशाक पहन लेंगे, उसी हिसाब से टोपियाँ लगा लेंगे, उसी हिसाब से कपड़े पहन के उसी के वहाँ के महापुरुषों की बात करेंगे।
तो कोई बंदा नैतिक रूप से शिक्षित है तो उसकी सामाजिक कुशलता भी अच्छी होगी। अगर किसी की सामाजिक कुशलता अच्छी नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है तो हम कहेंगे उसके अंदर नैतिकता की क्या है, कमी है। वो समाज की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा, और जो बंदा समाज की भावनाओं को समझ नहीं सकता वो समाज की भावनाओं का सम्मान भी नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर है। एक बात लेकिन हमें यहाँ पर समझनी होगी अगले पैराग्राफ के हिसाब से, कि जो हमारा नैतिक व्यवहार होता है वो हमेशा दूसरों की संवेदनाओं से प्रभावित होता है। लेकिन कई बार जब हम निर्णय करते हैं तो हमारे अंदर की कुछ चीज़ें हमें खींच लेती हैं, और इसी को अरस्तु ने सुख कहा था। यानी कई बार हमारा व्यवहार ये चाहता है कि हम ऐसा करें, लेकिन हमारे अंदर की चीज़ें हमें खींच लेती है और हम वास्तव में वो नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि जैसे किसी का दोस्त अस्पताल में भर्ती है, तो ऐसे में नैतिकता ये कहती है कि भाई उसे देखने अस्पताल जाओ, लेकिन भावना कह रही है नहीं यार मत जाओ, घर में आराम कर लो, आराम से सो लो, मेरे जाने से कौन सा वो बच ही जाएगा। बहुत सारे बंदे इस टाइप के होते हैं कि ऐसे अस्पताल में कोई बंदा एडमिट है, अब अगर आप उसे देखने जाओगे तो सामने वाले को तसल्ली मिल जाती है, ढाढ़स मिल जाता है, तो हम कहेंगे इस बंदे में नैतिकता है। लेकिन वही बंदा ये कहे अरे मैं अस्पताल में जाऊँगा, कौन सा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर दूंगा, इससे बढ़िया मैं घर पर ही रहूँ, छोड़ो सो जाता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो यहाँ ना बंदा अपने सुख को तवज्जो दे रहा है, अपने फीलिंग्स को तवज्जो दे रहा है। और ध्यान रखना, जहाँ फीलिंग बढ़ जाती है ना वहाँ बुद्धि कम हो जाती है। तो बुद्धि एक्टिव रहे तो फीलिंग को हमेशा कम रखना चाहिए। अगर हम फीलिंग को हावी होने देते हैं अपने ऊपर तो बुद्धि हमारी काम करना बंद कर देती है। तो कई बार जो हमारा नैतिक व्यवहार है वो दूसरों के विचार से ज़्यादा हमारी भावनाओं से भी कंट्रोल हो जाता है। हमारा जो मोह है, लोभ है, स्वार्थ जैसी जो भावनाएं हैं, ये कई बार हमारे अच्छी भावनाओं को भी बेकार कर देती हैं, और बाद में जब हम ये सोचते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है भाई। तो हमारी दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। एक जो हम अपने आप के लिए करते हैं वो भावनाएं आत्म संरक्षण कहलाती हैं। जो समाज के लिए करते हैं उन भावनाओं को हम सामाजिक संरक्षण कहते हैं। आत्म संरक्षण की बात हमने कही थी। मोह, लोभ, स्वार्थ ये सब आत्म संरक्षण से यानी कि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित हैं। जब हम सामाजिक संरक्षण की बात करते हैं तो सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, दयालुता, दूसरों की देखभाल करना, ये सब क्या है, सामाजिकता के लक्षण हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आई होप सो आप ये बताने में सक्षम है कि एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। चलो अब चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जहाँ पर वो बोलेगा नैतिकता और आचार नीति में क्या अंतर है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसे, तो देखो नैतिकता तो आपको पता चलेगी क्या है, लेकिन आचार नीति क्या है। आचार नीति को बोलते हैं सामाजिक मान्यताएं। अब देखो समाज ने कुछ रूल बना दिए, कुछ रेगुलेशन बना दिए, तो जो नीति होती है वो सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन जो नैतिकता है ये व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करती है। बस इतना ही अंतर है। तो नैतिकता क्या होती है, नैतिकता व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करती है, और जो सामाजिक मान्यताएं हैं ये समाज के मूल्यों पर निर्भर करती है। जैसे एक समाज है, उसने अपनी एक व्यवस्था बना रखी है, जो भी बंदा उस व्यवस्था के हिसाब से काम करता है तो समाज उसे नैतिक मान लेता है। तो जो समाज की नीतियों को, समाज के रूल्स को, समाज को रेगुलेशन को देखे जाए तो वो कहलाती है आचार नीति। जैसे किसी समाज में है कि हम अपनी ही जातियों में शादी करेंगे और दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे, तो ये उस समाज की नीति है। नीति मतलब पॉलिसी है, कानून है। लेकिन जो व्यक्ति नैतिक कब होगा, कब अनैतिक होगा, ये उसका चरित्र तय करेगा। और ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई गई है, जिसे हम कोशिश करेंगे समझने की। तो देखो व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। यानी कि हम जितने बंदे हैं हमारी दोहरी भूमिका होती है। एक हमारी भूमिका होती है पर्सनली, जो हम अपने परिवार में अपने मित्रों के साथ निभाते हैं, और एक भूमिका हमारी सामाजिक होती है जो हम समाज के साथ निभाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समाज के सामने बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है उसकी छवि परिवार के सामने ना अच्छी हो, मित्रों के सामने ना अच्छी हो। तो जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। मूल्यों को एटीट्यूड कहते हैं भाई। तो एटीट्यूड हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। तो नैतिकता भी कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। जो पर्सनल लाइफ में नैतिकता है वो व्यक्तिगत है, जो सामाजिक लाइफ में है वो सामाजिक है। अब मूल्य नैतिक आदर्श होते हैं, जैसे कि संस्कार। भाई किसी का संस्कार मतलब कि माता पिता का सम्मान करना, आदर करना। जो बंदा माता पिता का सम्मान करेगा, आदर करेगा, हम कहेंगे वो उसके अंदर एथिक्स है, वो नैतिक है बंदा। जो अपने माता पिता के सम्मान नहीं करेगा, हम क्या कहेंगे, पर्सनल लाइफ में बड़ा बेकार है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन समाज के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा। तो उनके अंदर क्या है, सामाजिकता के तो मूल्य हैं लेकिन पर्सनल मूल्य नहीं है। कुछ लोग होते हैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा रहते हैं और दूसरों के लिए भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो उनके अंदर हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मूल्य हैं लेकिन सामाजिक मूल्य नहीं है। तो इतनी बात समझ लोगे तो चीज़ें आगे समझ में आएंगी।
तो जब आप नैतिकता की बात करते हो तो कुछ व्यक्तिगत नैतिकताएं होती हैं, कुछ सामाजिक। व्यक्तिगत नैतिकताओं की बात करोगे तो जैसे सेक्स करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब नैतिकता की व्यक्तिगत नैतिकताएं हैं। लेकिन जब हम समाज से इसको जोड़ेंगे तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। जबकि आगे किताब हमारी ये भी बताती है कि शराब पीना कोई अनैतिक कार्य नहीं है, लेकिन किसी किसी को लग सकता है कि शराब पीना क्या है, अनैतिक कार्य है। तो शराब पीना अनैतिक कार्य है क्या? तो देखो पहले एक चीज़ समझ लो, व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वो या तो नैतिक होते हैं या अनैतिक होते हैं। लेकिन एक बताओ, कोई बंदा शराब पी रहा है, तो शराब पी रहा है वो, तो ये अपने आप में अनैतिक तो नहीं है, लेकिन ये कार्य नैतिक भी नहीं है। तो कोई बंदा अगर शराब पी रहा है, जैसे विदेशों के लोगों की ठंडी जलवायु है, तो ठंडी जलवायु की वजह से अगर वो लोग शराब पी रहे हैं तो वो तो अपने शरीर के लिए पी रहे हैं ना। लेकिन अगर आम जनता भी शराब पी रही है तो चलो वो भी अनैतिक नहीं है। लेकिन कोई बंदा शराब पी के गाली दे रहा है, शराब पी के रोड पर पड़ा है, शराब पी के लड़ाई झगड़े कर रहा है, शराब पी के दंगे कर रहा है, तो उसका कार्य अनैतिक हो जाएगा। लेकिन शराब पीना अनैतिक नहीं है, क्योंकि शराब पीना कोई एक्टिविटी नहीं है, बंदा खुद ही पी रहा है, अपना घर पे आके सो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन शराब पीकर वो होल लड़ करे, दंगे फसाद करे, गाली गलौज करे, तो हम कहेंगे उसका कार्य अनैतिक है। तो शराब पीना अनैतिक नहीं है, लेकिन कोई बंदा ये सोच सकता है कि शराब पीना अनैतिक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक मूल्यों से अलग होते हैं, और जब हम अपने मूल्य समाज पर थोपने लग जाते हैं तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है। तो अपने व्यक्तिगत मूल्य जो हमारे हैं, अपने जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, जब हम किसी दूसरे पर थोपते हैं तो ये अनैतिक हो जाता है। ठीक है। तो समाज के प्रति हमारी विश्वसनीयता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। ये सब कुछ नैतिक मूल्य हैं जो समाज से भी ऊपर होते हैं। इतनी बात दिक्कत कोई किसी को? आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बताया गया नैतिकता के आयाम या नैतिकता के विभिन्न पहलू। जो चैप्टर का मेन क्वेश्चन है वो यहीं से शुरू हो रहा है कि नैतिकता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए या नैतिकता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आना ही चाहिए मेरे हिसाब से पेपर में, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है। तो नैतिकता की बात करें तो नैतिकता एक बहुआयामी धारणा है, यानी कि ये किसी एक दिशा में नहीं बांध सकते इसे हम, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम इसे परिस्थितियों में बांध सकते हैं तो नैतिकता एक आयामी होती है। तो बहुआयामी का मतलब है मल्टी डायमेंशनल है, इसकी बहुत सारी दिशाएं हो सकती है, और इन सभी दिशाओं को हम यहाँ पर समझेंगे। समझने से पहले यहाँ पर एक स्टोरी समझाई जाएगी, और ये स्टोरी ही सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देगी। तो देखो ये स्टोरी ये बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम है स्लॉटिन। क्या नाम है उसका? स्लॉटिन। ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है स्लॉटिन, ये एक भौतिक विज्ञानी है। ठीक है। और परमाणु बम के विकास पर काम कर रहे हैं। एक दिन ये अपनी लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जब ये प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वहाँ पर प्लूटोनियम थे, प्लूटोनियम के छोटे छोटे टुकड़े थे, और इन प्लूटोनियम के टुकड़ों की वो असेंबलिंग कर रहे थे, यानी कि उनको सेट कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनके हाथ वो एक दूसरे की तरफ धकेल रहे थे, लेकिन अचानक से उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस छूट जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक बंदा स्लॉटिन भौतिक विज्ञानी है, परमाणु बम के ऊपर काम कर रहा है अपनी लैब में, और एक दिन वो क्या करता है, प्लूटोनियम के टुकड़ों को एक दूसरे की तरफ ढकेल रहा है, एक दूसरे की तरफ सरका रहा है। किसकी मदद से? पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लेकिन अचानक से उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर फिसल जाता है, और प्लूटोनियम के जो टुकड़े हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं। अगर ये प्लूटोनियम के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो पूरी लैब उड़ जाती है, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मर जाते हैं। अब उसे लगने लगा, उसके साथ वहाँ पर 7 सहकर्मी यानी कि 7 बंदे भी थे उसके साथ, और वो सब ये रिएक्शन देखने वाले ही थे। तुरंत ही एक पल बिना गवाए स्लॉटिन आगे बढ़ा और उसने नंगे हाथों से ही प्लूटोनियम के टुकड़ों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अगर वहाँ पर प्लूटोनियम के टुकड़े जुड़ जाते तो विस्फोट हो जाता और सारे लोग वहाँ के मर जाते हैं। लेकिन स्लॉटिन ने क्या करा, उसने देखा कि ये टुकड़े एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो स्क्रू ड्राइवर को उठाता। उसने फटाफट से अपने हाथों से ही प्लूटोनियम के टुकड़ों को पकड़ लिया, और ये काम बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा था, क्योंकि प्लूटोनियम में इतने सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ थे कि उसके हाथ में लगने के बाद वो डेफिनेटली उसे मरना ही था। उसे पता था कि अब मुझे मरना ही है, तब भी उसने अपने हाथों से उसे छू लिया, पकड़ लिया, और अपने सहकर्मियों से यानी कि उसके साथ जो बंदे काम कर रहे थे उनसे कहा कि भाई पूरी की पूरी सिचुएशन साथ के साथ रख लो। बाद में जब डॉक्टर बुलाए गए तो डॉक्टर बुलाने से पहले स्लॉटिन ने ये कहा, पहले तो उसने अपनी माफ़ी मांगी अपने सहकर्मियों से कि मुझसे गलती हो गई। फिर उसने कहा देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम जिंदा रहोगे, चाहे तुम देख लेना। और उसकी ये बात सच भी निकली। जब डॉक्टर आया तो उसके बाद वो सच्ची में मर गया, और बाकी सारे बंदे जीवित रहे, क्योंकि उसके हाथ में प्लूटोनियम के टुकड़े छू चुके थे, और उसके अंदर इतने रेडियो एक्टिव पदार्थ थे जिसकी वजह से वो बंदा मर गया। लेकिन उसके सहकर्मी बच गए, वो लैब बच गई, और जो उससे नुकसान हो सकता था वो बच गया। ये कहानी हमें बताती है कि स्लॉटिन ने किस तरीके से 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लिया और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जान माल के नुकसान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ हमें तुरंत डिसीजन लेना होता है, और अगर ये डिसीजन हम
अगर वो ना स्लॉट इन उस चीज़ को नहीं पकड़ता तो सारे बंदे जब भी मरते, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया तो खाली उसी की जान गई, बाकी लोग बच गए। तो जब मरना था ही सबको तो खाली अपने आप को मार के उसने दूसरों को बचा लिया। तो यहाँ पर जो उसका डिसीजन था उसमें दो तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि उसके अंदर देखभाल की भावना थी। तो स्लॉट इन के अंदर पहली बात क्या थी? देखभाल करने की भावना थी। उद्देश्यपूर्ण निर्णय, यानी कि उसका जो डिसीजन था उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य था कि वो लोगों की जान बचाना चाहता है। और तीसरी बात थी दृढ़ कार्यवाही, यानी कि अपने एक्शन के प्रति वो बिल्कुल क्या था? दृढ़ था। उसे कोई समय हटा नहीं सकता था, कोई अगर उसे रोकता तब भी वो ये काम कर लेता। तो जब हम नैतिकता के आयामों की बात करते हैं तो नैतिकता में 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है देखभाल की भावना, दूसरा आयाम होता है अच्छा डिसीजन लेना, तीसरा आयाम होता है अपनी कार्यों को दृढ़तापूर्वक करना। तो अगर आपसे नैतिकता के आयाम पूछे जाएंगे तो 3 आयाम है, देखभाल करना, निर्णय लेना और कार्य करना। कार्य कैसा? दृढ़तापूर्वक। जैसे स्लॉटिन ने क्या करा? दूसरों की देखभाल के लिए तुरंत ही निर्णय लिया और उसने अपने नंगे हाथों से ही प्लूटोनियम को पकड़ लिया। ये उसका क्या था? एक्शन था, बिल्कुल दृढ़ एक्शन, जहाँ उसने कुछ सोचना ही नहीं था, उसे ये काम करना ही था। अब हम इन तीनों वर्डों को और अच्छे से समझेंगे, देखभाल को और निर्णय लेने को और साथ साथ कार्य करने को। तो देखो, देखभाल का मतलब क्या होता है? देखभाल का मतलब होता है दूसरों की मदद करना। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों की मदद करने की भावना है तो उसके अंदर एथिक्स यानी कि नैतिकता का एक आयाम है। देखो, नैतिकता के 3 आयाम है, लेकिन हर किसी के अंदर तीनों के तीनों नहीं होते। किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे कि स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों के अंदर देखभाल की भावना करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर क्या होती है? कम होती है। देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ज़्यादातर मामलों में ऐसा है, किताब कह रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे भी। तो जैसे देखभाल की भावना करें तो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? देखभाल करना। तो इस प्रकार से हम अगर समाज को चलाना चाहते हैं तो समाज में हमें एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, सहानुभूति की भावना रखनी पड़ेगी, सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना पड़ेगा, और यही सब देखभाल का मूल अर्थ है। तो किसी के अंदर अगर देखभाल करने की भावना है, लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, लोगों के प्रति सोचने के उसके पास अच्छे तरीके हैं, उसके अंदर सहानुभूति है, तो हम कहेंगे उसके अंदर नैतिकता का एक पक्ष है। सारे पक्ष नहीं, अभी हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन ने नैतिकता में देखभाल की अनुस्थापन को एकदम प्रबल समर्थक है। यानी कि जो बंदा है कैरल गिलिगन, ये कह रहा भाई नैतिकता के अंदर देखभाल तो होनी ही चाहिए, इसके बिना हम नैतिकता की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है जो देखभाल है ये एक महिला घटना है, यानी कि महिलाओं के जो व्यवहार है वो देखभाल के लिए सबसे अनुकूल होता है, लेकिन न्याय करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है। जबकि न्याय करना पुरुष के पास है, लेकिन देखभाल करना उसके बस की नहीं है। तो अगर आप समाज में देखोगे तो रियलिटी भी कुछ ऐसी है, देखभाल करना आमतौर पर पुरुष अच्छे से काम नहीं कर पाते, ये वाला। हाँ, 10% एक्सेप्शनल केस होंगे, वो अलग चीज़ है। सेम महिलाओं के साथ अगर देखभाल करने की बात करें तो महिलाएं थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। 90% केस में महिलाएं क्या करती हैं? बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। देखभाल का मतलब है, यहाँ देखभाल का मतलब ये नहीं कि पैर दबाना, यहाँ देखभाल का मतलब है कि सहानुभूति की भावना होती है, सामने वाले के दर्द में रोने लग जाती है महिला बेचारी, ठीक है, तो सामने वाले के बारे में सोच सकती है अच्छे से, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, लेकिन पुरुषों के अंदर कई बार ये भावनाएं कम होती हैं। तो क्लियर है? तो देखभाल का दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया। तो देखभाल का दृष्टिकोण विशिष्टता पर केंद्रित है। ज़्यादातर लोग ना देखभाल अपने लोगों ही करते हैं, समाज के लोगों की नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो देखभाल का दृष्टिकोण है ये विशिष्टता पर केंद्रित है, सार्वभौमिकता पर नहीं है। यानी कि कोई बंदे के अंदर अगर देखभाल की भावना भी है तो सिर्फ अपनों के लिए होती है, परायों के लिए नहीं होती है। हाँ, 1%, 2%, 4% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरे के पूरे समुदाय के, पूरे पूरे देश की देखभाल करने की भावना होती है। तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, IAS, IPS, IFS, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, इनके अंदर ना ये देखभाल वाली भावना होनी चाहिए। अगर आपके आसपास के जो पॉलिटिशियन हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर अगर ये देखभाल वाली भावना नहीं है तो आप समझ जाना वो करप्टेड होगा, बिल्कुल पक्का। तो जो हमारे आसपास के जो पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जो इधर के MP MLA हैं, अगर उनके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, दूसरों के बारे में सोच पा रहे हैं, तो समझ लेना उस बंदे के अंदर एक अप्रोच तो पक्का है एथिक्स की। लेकिन अगर उसके अंदर ऐसा नहीं है तो समझ लेना वो बंदा पक्का करप्टेड होगा और तुम्हारे पैसे खा रहा होगा, जनता को लूट रहा होगा, अगली बार उसे वोट नहीं देना है। समझ गए? तो एथिकल नैतिकता का पहला आयाम क्या है? देखभाल। तो जिस भी बंदे के अंदर देखभाल की भावना होगी तो एक बड़े स्तर पर भावना होनी चाहिए, अपनों की तो देखभाल हर कोई कर लेता है, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, स्लॉट इन की कहानी से आपको क्या समझ में आया, देखभाल क्या है, नैतिकता और नीतिशास्त्र में क्या अंतर है। आगे बात आती है आंकना। देखो, आंकना का मतलब होता है जजमेंट करना। कोई सिचुएशन है आपके सामने, जैसे स्लॉट इन ने तुरंत की तुरंत क्या करा,
स्लॉटी ने तुरंत ही जजमेंट कर लिया कि भाई इस चीज़ की स्थिति के परिणाम बहुत बेकार होंगे, मुझे अभी के अभी एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो स्लॉटी की कहानी में जो निर्णय लेना था, नैतिक निर्णय जो लेना था, वो तुरंत ही लेना था। तो हमारे सामने दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक परिस्थितियाँ ये होती हैं जहाँ पर हमें तुरंत के तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हमें सोचने विचारने का समय मिल जाता है। तो सोच विचार कर जब हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय दूरदर्शी होते हैं। बट अगर कहीं पर दंगे हो गए हैं, कहीं बाढ़ आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई है, या फिर ये घटना जैसे स्लॉटिन वाली थी, तो ऐसी स्थितियों में हमें तुरंत ही निर्णय लेना पड़ता है। तो जो बंदा निर्णय लेने में ज़्यादा मजबूत व्यक्ति होगा तो हम कहेंगे उसके अंदर नैतिकता है। तो नैतिकता का पहली चीज़ तो है देखभाल की भावना होनी चाहिए। दूसरा, आपको ना सिचुएशन का जजमेंट करना, यानी कि सिचुएशन को आंकना भी आना चाहिए। पता लगा आपके सामने सिचुएशन है और आप दुविधाओं में ही पड़े हो, आप सोच रहे हो मैं ये करूँ या ना करूँ, इतने में घटना घट जाएगी। तो जो बंदा दुविधाओं में पड़ा हुआ है उसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि पूरी तरीके से नैतिकता के सारे गुण नहीं आए हैं। तो अगर कोई बंदा सिचुएशन समझ गया, सिचुएशन को भाप के और तुरंत ही निर्णय ले रहा है तो ठीक है। और अगर बंदा दुविधाओं में ही फंसा है तो ये मान के चलो फिर वो आम आदमी है। तो अगर कोई नेता है और हमारे आसपास के ऑफिसर्स हैं, अगर वो दुविधाओं में फंसे हैं, जजमेंट नहीं कर पा रहे सिचुएशन का, तो समझ लेना वो अच्छे नेता नहीं है, वो अच्छे सामाजिक व्यक्ति नहीं है। तो जजमेंट के गुण भी होने चाहिए। और जजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक, लॉन्ग टर्म वाले अगर डिसीजन है तो वहाँ पर तो सोच विचार कर निर्णय लेंगे, लेकिन तुरंत के तुरंत जब निर्णय लेने हैं तो हमें काम तुरंत ही करना पड़ेगा, जैसे स्लॉटिन वाली कहानी में। ठीक है। दूर वाले जो निर्णय होते हैं उसमें हमारी चिंतनशीलता की भूमिका होनी चाहिए, हमारे को चिंतन करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए कि सपोज डैट आजकल ना एक नई चीज़ चली है, इच्छा मृत्यु। जैसे कोई बंदा है, उसको कोई बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी हो गई, वो सही नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या उस बंदे को इच्छा मृत्यु यानी कि उसे मार दिया जाए उसकी इच्छा से, क्योंकि वो सही नहीं हो पाएगा। या गर्भपात जैसे जो मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चिंतन करने की ज़रूरत है और एक अच्छा फैसला लेने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें सही हो सकती है, क्या चीज़ें सही नहीं हो सकती है। तो नैतिक निर्णय अलग अलग परिस्थितियों से निर्भर हैं। नैतिक निर्णयों में कुछ तुच्छ चीज़ें होती हैं, जैसे बदला लेना तुच्छ निर्णय कहलाता है, तुच्छ उद्देश्य कहलाता है। आत्मसंतुष्टि ही शिक्षा का एकमात्र वैध लक्ष्य है। तो आई होप सो देखभाल आपको समझ में आ होगा, जजमेंट करना समझ में आ गया होगा। जजमेंट के लिए कितनी परिस्थितियाँ होती हैं? दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक परिस्थिति होती है जिसमें हमें तुरंत ही निर्णय लेना पड़ता है, एक परिस्थिति होती है जिसमें हमें बाद में निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि इच्छा मृत्यु जैसे जो मामले हैं, गर्भपात जैसे जो मामले हैं, इसमें संसद समय ले रही है, लोगों से पूछ रही है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए कार्य कर रही है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तुरंत की तुरंत परिस्थिति, तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ पर हमें तुरंत ही निर्णय लेने पड़ेंगे। क्या नैतिकता का संबंध न्याय से है? बिल्कुल है। पूरी की पूरी नैतिकता ही न्याय पर डिपेंड है। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े फिलोसफर्स के नाम है, जैसे इमानुएल दुर्खिम, इमैनुअल कांट। तो इन लोगों ने ये बताया कि नैतिकता का संबंध किससे है? न्याय से है। ये कह रहे हैं भाई नैतिकता ना दो प्रकार की होती है, एक पारंपरिक नैतिकता और एक तर्कसंगत नैतिकता। तो जब हम पता क्या करते हैं, दूसरे की पसंद से काम करते हैं, यार मैं ये काम करूँ उसे अच्छा लगे, यार मैं ये काम करूँगा तो उसे बुरा लगेगा, तो जब हम इस तरीके से कोई काम करते हैं तो वो पारंपरिक नैतिकता कहलाती है। लेकिन जब हम बिना किसी के डर के कोई कार्य करते हैं तो ये लॉजिकल एथिक्स कहलाती है, यानी कि तर्कसंगत एथिक्स कहलाती है। तो जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं इनके अंदर पारंपरिक नैतिकता होती है। छोटे बच्चों को माता पिता सिखा देते हैं बेटा तुम्हें बड़ों के पैर छूने हैं, तो वो बिना सोचे समझे पैर छूता है, उसे नहीं मतलब कि क्या है क्या नहीं। बच्चे ने पैर छुआ, माता पिता ने कहा हाँ बहुत अच्छा मेरा बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसे लगता है हाँ यार मैंने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन उसे ही नहीं पता पैर छूने से होता क्या है। तो छोटा बच्चा पैरों में लौट जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है और अगर वो अपनी इच्छा से पैर छू रहा है तो हम कहेंगे हाँ ये तर्कसंगत नैतिकता है। तो पारंपरिक नैतिकता का मतलब है किसी ने कुछ कह दिया उसे अच्छा करने के लिए, उसके सामने बढ़िया दिखने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो पारंपरिक नैतिकता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से कोई कार्य कर रहे हो तो तर्कसंगत नैतिकता है। तो बच्चे की जो नैतिकता होती है वो पारंपरिक नैतिकता होती है, जो सिखा दिया जाता है तो दूसरों को खुश करने के लिए काम करता है। अगर कोई बड़ा भी खुश करने के लिए किसी को काम कर रहा है तो उसकी बुद्धि अभी भी बच्चे जैसी है भाई, उसके अंदर तर्कसंगत नैतिकता नहीं है, वो अपने आप खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है। इतनी बात क्लियर है? आई होप सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे नैतिकता के लास्ट आयाम बचा है कार्य, यानी कि मनुष्य के कौन से कार्य नैतिक होंगे और कौन से कार्य नैतिक नहीं होंगे। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले आपने क्या करा, आपके अंदर देखभाल की भावना है, यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञान है। देखो आप कोई भी कार्य कब करते हो, जब आपके अंदर ज्ञान होता है, बिना ज्ञान के तो नहीं कर पाओगे। जैसे स्लॉटिन को ये ज्ञान था कि अगर प्लूटोनियम के टुकड़े जुड़ गए तो ये पूरी की पूरी लैब उड़ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। अगर प्लूटोनियम को ज्ञान नहीं होता तो उसके अंदर क्या देखभाल की भावना आती? बिल्कुल नहीं आती। तो मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए? पहले तो ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो फिर उसके कार्य क्या होंगे उसे खुद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जो मनुष्य कार्य कर रहा है उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे समाज पर, उसके रीज़न क्या है ये पता होना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए।
अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान होगा तो उसके अंदर देखभाल की भावना आएगी, देखभाल की भावना आएगी तभी वो जजमेंट भी कर पाएगा, तभी जस्टिस भी कर पाएगा, और तब जाके वो अपने कार्य करेगा। यानी कि जो मनुष्य के कार्य होते हैं वो इतनी सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, और अगर मनुष्य कोई कार्य बिना सोचे समझे कर दे रहा है तो समझ लो वो सारी चीज़ों से अन्याय करेगा। अब मनुष्य के कार्य ना कितने प्रकार के होते हैं वो सुनो। तो मनुष्य का एक कार्य होता है ऐच्छिक कार्य और एक होता है अनैच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य वो होते हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, और अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जो मनुष्य दूसरों की इच्छा से करता है। अब इन कार्यों को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक नैतिक, एक अनैतिक और एक निर्नैतिक। अब देखो मनुष्य के जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नैतिक होते हैं। नैतिक का मतलब यह है कि वो अच्छे कार्य हैं, जैसे सपोज डैट किसी प्यासे को हमने पानी पिला दिया तो नैतिक कार्य होगा ना, बिल्कुल होगा, इसमें कुछ गलत थोड़ी किया हमने। अनैतिक ये जब होगा कि कोई प्यासा हमसे पानी मांग रहा है और हमने क्या कहा, उसके पानी लेकर आया, उसके सामने गिरा दिया, फेंक दिया उसके सामने पानी। जैसे आपने फिल्मों में बहुत सारे नाटकों में देखा होगा कि प्यासा पानी मांग रहा है तो उसके सामने गिलास नीचे फेंक देते हैं, तो ये अनैतिक कार्य है। लेकिन किसी ने आपसे पानी मांगा, स्कूल में जैसे बच्चों से पानी मांगते हैं, लेकिन उसने क्या करा, अपना पानी पी लिया। अब पानी पीना तो अनैतिक कार्य नहीं है, पानी पीना नैतिक कार्य, अनैतिक भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नैतिक भी नहीं होते, अनैतिक भी नहीं होते, निर्नैतिक होते हैं। तो किसी ने हमसे पानी मांगा, हम पे थोड़ा सा पानी है, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं पहले हम पिएंगे, और हम ही सारा पानी पी गए। तो यहाँ ये ना तो नैतिकता है और ना अनैतिकता है, ये निर्नैतिकता है। तो मनुष्य के कार्य की जो प्रकृति कितने प्रकार की, एक ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, और ये भी कितने अच्छे ऐच्छिक कार्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3, अनैच्छिक कार्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक नैतिक होता है, एक अनैतिक होता है, एक निर्नैतिक होता है। आई होप समझ समझा पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर यही चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई होगी। तो देखो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कैसे गए, वो नैतिक है या अनैतिक है। तो ये स्लॉटिन ने प्लूटोनियम के टुकड़ों को अलग करना कैसा कार्य था, नैतिक था या अनैतिक था? तो हम कहेंगे भाई वो नैतिक था। क्यों था नैतिक? क्योंकि उसने जो निर्णय लिया उस निर्णय का एक गुण था, एक इरादा था। क्या इरादा था? दूसरों की जान बचाना, तो इसलिए हम कहेंगे उसका कार्य नैतिक था। इसी प्रकार से अगर आपने किसी की हत्या कर दी, आत्मरक्षा में अगर आपने हत्या कर दी तो यह अनैतिक नहीं होगा। तो हत्या जब आत्मरक्षा में की जाती है या आक्रमणकारी के खिलाफ करी जाती है तो देखो उसमें उसका इरादा गलत है क्या? नहीं, उसने अपनी इच्छा से तो हत्या नहीं करी। अगर सामने वाला बंदा उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता तो बंदा क्या अपनी आत्मरक्षा में किसी की हत्या करता है? बंदा अगर सामने वाला नुकसान पहुंचा रहा है तो अपनी आत्मरक्षा में तो हत्या करनी पड़ेगी ना। तो एक प्रकार का अनैच्छिक कार्य, यानी कि इच्छा ना होते भी हत्या करनी पड़ी, वरना वो बंदा उसे मार देता। तो कई बार जो ना अगर वही हत्या बुरे इरादे से की जाती तो अपराध बन जाता और वो व्यक्ति को अपराधी बना देता। तो हमारे कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमें शिक्षक के रूप में बढ़ावा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं, जानबूझकर कक्षाएं छोड़ते हैं, अपना सामान एक दूसरे को देने से मना कर देते हैं, तो हम कभी भी उनके व्यवहार की सराहना नहीं करते। कोई बच्चा गाली दे रहा है तो कभी हम कहेंगे वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, और गाली दो, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। लेकिन वही बच्चा जब हमें कोई अच्छा काम करता है, बुजुर्गों की देखभाल करता है, दूसरों का सम्मान करता है, तो हम कहते हैं वाह कितना बढ़िया बच्चा है। तो बच्चों को प्रशंसा के माध्यम से और आलोचना के माध्यम से भी हम नैतिक बना सकते हैं, उनके कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कोई कार्य कब नैतिक होगा, कब अनैतिक होगा, ये उसके व्यवहारों पर निर्भर करता है। कोई भी शिक्षक किसी दूसरे बच्चे को मारने के लिए कभी भी सराहना नहीं करेगा। तो लोगों की जो हरकतें होती हैं, लोगों के जो काम होते हैं, कुछ काम प्रशंसा के योग्य होते हैं, कुछ आलोचना के योग्य होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन ये सारे कार्य सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए। कोई बंदा कोई कार्य करता है तो उस कारणों का पता लगाना चाहिए कि इस बंदे ने काम क्यों किया। और ये काम बहुत अच्छा करते हैं हमारी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के सामने जब भी कोई केस आता है तो न्यायपालिका को सामने कोई बंदा आके यूँ भी कह देना कि भाई मैंने ये काम किया है, मुझे फांसी होनी चाहिए, मुझे फांसी दे दो, तो भी न्यायपालिका ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई इस बंदे ने वाकई में काम किया है, और किया है तो क्यों किया है, किसके दबाव में किया है, तब जाके अपना निर्णय देती है न्यायपालिका। तो मनुष्य के जो कार्य होते हैं कई बार वो दिखते हैं कि मनुष्य ने अपनी इच्छा से किए हैं, लेकिन कई बार उन कार्यों के पीछे एक बहुत बड़ी चैन बनी होती है। जैसे कि आप लेटेस्ट अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बहुत बड़ा केस हुआ है भारत में, आप सभी को पता होगा, बंगाल में। तो बंगाल में एक रेप हुआ और एक व्यक्ति ने उस रेप की जिम्मेदारी शुरुआत में अपने सिर पर ले ली कि भाई ये रेप मैंने किया है। लेकिन आगे चलकर जब अदालत ने कार्रवाई करी, उससे पूछा गया, उसकी जांच हुई, रिमांड रूम में ले आकर उसको पूछा गया, तो कुछ दिनों बाद वो कह रहा नहीं ये मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति के जो कार्य हैं वो उसकी इच्छा से नहीं होते, बल्कि दूसरों के द्वारा करवाए भी जाते हैं। तो नैतिकता के आपसे पूछे जाए कितने आयाम हैं, तो नैतिकता का पहला आयाम ये है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद देखभाल, देखभाल के बाद जजमेंट, जजमेंट के बाद व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उससे कार्य करने से पहले उसे पता होना चाहिए
कि उस कार्य करने के कारण क्या रहे हैं, उस कार्य करने का परिणाम क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें आई होप सो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँ। चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उस प्रश्नों को करने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया गया है। फिर भी कहीं कोई डाउट आए, कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस यूनिट के लास्ट चैप्टर से। तो टोटल फर्स्ट यूनिट में 4 ही चैप्टर थे और चौथे चैप्टर की वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे और वहीं पर उसकी चर्चा करेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।